हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने छोटे से प्यारे से परिवार ओपन स्टडी में। और आज मैं अनिल जादौन आप सभी लोगों के सामने कुछ ऐसे इडियम्स एंड फ्रेजेस लेकर के आया हूं जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंट हैं, मोस्ट रिपीटेड हैं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, जिनके चांसेस आपके आने वाले इन सारे के सारे एग्जामिनेशंस में यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, एसएससी का सीएचएसएल एग्ज़ाम है, उसको पूरी तरह से मैंने ध्यान में रखते हुए आप लोगों के कुछ ऐसे ईडियम्स सेलेक्ट करे हैं। पूरे बढ़िया एनालिसिस के बाद मैं आपको अभी प्रेजेंट करूंगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये सारे के सारे मोस्ट रिपीटेड ईडियम्स हैं जो पिछले कुछ एग्जामिनेशंस में सीएचएसएल और सीजीएल के दोनों तरह के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। सारे के सारे मैंने सेलेक्टेड ईडियम्स लिए हैं, सुपर 30 नाम दिया है इनको। सुपर 30 मतलब अगर आप लोगों ने इस क्लास को अच्छे से कर लिया या इस वीडियो को कंप्लीटली आपने देख लिया तो आप लोगों के 2 से 3 ईडियम्स आप लोगों को इसी एक छोटी सी क्लास से मिल जाएंगे। इस चीज का दावा है। इस छोटी सी वीडियो से, इस एक ही वीडियो से आप लोगों को कम से कम 2 या 3 ईडियम्स यहीं से मिल जाएंगे आपके सीएचएसएल एमटीएस सीजीएल एग्जाम में। तीनों एग्जामिनेशन की गारंटी है। सीएचएसएल और एमटीएस की तो फुली गारंटी है, उसमें तो मिलने ही मिलने हैं क्योंकि बहुत ज्यादा इजी है, मोस्ट फ्रिक्वेंट है। 15 से लेकर के 17 और 18 तक ये सबसे ज्यादा पूछे गए ईडियम्स है, सेलेक्टेड ईडियम्स है। तो इस बार 2020 में आप लोगों के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो अगर आप सभी लोग तैयार हैं तो क्लास को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो क्लास रहने वाली है रिकॉर्डेड है, आप लोगों को पता ही है, मैं अपलोड करने वाला हूं। ठीक है, तो आप सभी लोग इस क्लास को अच्छे से एंजॉय करना, बढ़िया से एंजॉय करना। इसकी कंप्लीट पीडीएफ मैं आप लोगों को भेज दूंगा जिससे आप लोग इसको बाद में बढ़िया से पढ़ पाओ और याद भी कर पाओ। ठीक है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना पीडीएफ के लिए। ओपन स्टडी या इंग्लिश बाय अनिल जादौन कोई सा भी करोगे आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो ऑब्वियसली आप लोगों को यार सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने विश्वास जताया है कि मेरी इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी अनिल जादौन सर के साथ रहकर, तो आप लोगों को बस सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है, ओपन स्टडी के साथ बने रहना है। आपके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, हम आपको पढ़ाएंगे। कोई भी बच्चा इंग्लिश की वजह से ये नहीं बोल पाएगा कि मेरा सीएचएसएल एग्जाम रह गया, सीजीएल एग्जाम रह गया, कोई भी बात नहीं। ठीक है, मात्र 600 रुपए में आप लोग कंप्लीट इंग्लिश फिनिश कर सकते हैं, वो कैब कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर कंप्लीटली। एप्लीकेशन पर जाओगे, ओपन स्टडी एप्लीकेशन पर, वहां पर मेरा आपको एक बैच मिलेगा जिसको आप कभी भी पढ़ सकते हैं। बस वन टाइम आपको 600 पे करने हैं। इसके बाद आप लोगों को ये हमेशा हमेशा के लिए आपके मोबाइल में रहेगा, कभी भी सारी की सारी क्लासेस को दोबारा से देख सकते हैं। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, कॉन्टेक्ट नंबर भी दे रखे हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेरे से बात होगी, कोई भी यहाँ पर टेलीकॉलर अभी फिलहाल नहीं है। ठीक है, इतना बजट मेरे पास अभी नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। नॉन स्टॉप क्लास चलेगी, नॉन स्टॉप वीडियो रहेगा। तो आप लोग क्या करोगे, बस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रख कर ही चलना। ठीक है, चलो शुरू करेंगे आज की हम लोग क्लास। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये सारी की सारी पूरी की पूरी वीडियो जो रहने वाली है वो लर्निंग वीडियो रहेगी। मतलब आपको जो भी मैं सिखाऊंगा वो सिखाऊंगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं है, ये आपके मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस नहीं है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये लर्निंग क्लास है, लर्निंग वीडियो है जिससे आप कुछ सीखोगे। क्या करोगे आप, कुछ सीखोगे। जैसे मैंने सबसे पहला ही यहां पर एक ईडियम लिखा है, इसका मीनिंग भी समझाऊंगा मैं हिंदी में। जितने लोगों को हिंदी में मतलब नहीं पता होता उनको हिंदी में बताऊंगा। जैसे यहां पर सबसे पहला ईडियम लिखा हुआ है ब्रेक द आइस। क्या होता है, ब्रेक द आइस। अगर आप इसका हिंदी में मतलब लिखना चाहते हैं या हिंदी में मतलब समझना चाहते हैं तो इसका मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। इसके आगे आप इसका मीनिंग लिखोगे चुप्पी तोड़ना। ठीक है, और याद रखना ये सारे के सारे इडियम्स आपकी नोटबुक में लिखे होने चाहिए। तो पेन और कॉपी लेकर के ही बैठा करो जब भी आप मेरी क्लास लेते हो। ठीक है, मेरी क्या किसी की भी क्लास लेते हो यार, पेन और कॉपी लेकर के बैठा करो जिससे आप लोग उनको नोट डाउन कर लो। ठीक है, और इसके तो नोट्स बनने ही चाहिए, इंपॉर्टेंट क्लास है भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। तो आप देखोगे कि ब्रेक द आइस का मतलब होता है, ये इडियम्स एंड फ्रेजेस का मतलब क्या होता है अगर किसी को नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं। इडियम्स एंड फ्रेजेस का मतलब होता है, देखो यहां पर मैं ऐसे ही रफली बता देता हूं। इडियम का मतलब होता है मुहावरे, जो पहली बार क्लास को देख रहा है वो भी समझ ले। इडियम का मतलब होता है मुहावरा। अब मुहावरा अक्सर क्या होता है, मुहावरे का मतलब होता है कि जो वर्ड्स उस एक फ्रेज में यूज किए गए हैं। जैसे ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, आइस का मतलब होता है बर्फ। तो बर्फ तोड़ने का मतलब क्या, ना तो इसमें बर्फ का मतलब बर्फ होगा, ना मतलब तोड़ने का मतलब तोड़ना होगा। ठीक है, इसका कंप्लीट फ्रेज का एक डिफरेंट मीनिंग होता है चुप्पी तोड़ना। ठीक है, ब्रेक द आइस मतलब चुप्पी तोड़ना। इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति चलते चलते, जैसे काफी टाइम से वो बंद है, चुपचाप है, कुछ भी नहीं बोल रहा है, और अचानक से वो अपना बोलना शुरू करता है,
वो काफी टाइम से बंद है और अचानक से बोलना शुरू करता है, तो ये इसका मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। तो यही याद रखना कि ईडियम का मतलब होता है मुहावरा, और मुहावरे के अंदर जो भी वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं उनका असल मीनिंग वो नहीं होता है जो उसमें लिखा होता है, ठीक है, उनका मीनिंग कुछ और होता है, डिफरेंट होता है। तो इसका मीनिंग मैंने इंग्लिश में लिख रखा है, आपको हिंदी का भी मीनिंग साथ साथ मिलेगा, और इसकी कंप्लीट पीडीएफ में आपको सेव करके दे दूंगा, ठीक है। टू इनिशिएट अ सोशल कन्वर्जेशन, जब कोई सोशल कन्वर्जेशन स्टार्ट करता है, बोलना शुरू करता है, और इंटरेक्शन और इंटरेक्ट करना शुरू करता है, दैट इज कॉल्ड ब्रेक द आइस। ये आप लोगों को याद करना है, याद करना नहीं, याद रखना भी है साथ के साथ। एग्जाम्पल में कैसे यूज करेंगे? एट द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर, लेक्चर की स्टार्टिंग में द न्यू प्रोफेसर ट्राइड टू ब्रेक द आइस बाय टेलिंग अ जोक। जब लेक्चर शुरू होता है तो प्रोफेसर ने शुरुआत में ही, क्लास के शुरुआत में ही उन्होंने क्या किया, एक जोक चटका दिया, एक जोक से उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी, यानी कि उन्होंने जो भी शुरुआत की, एक कन्वर्जेशन की, वो किससे की है, एक जोक से की है। तो आप देख पा रहे होंगे यहां पर ब्रेक द आइस मतलब सबसे पहला जो शब्द निकलता है मुंह से, जो सबसे पहला फ्रेज निकलता है मुंह से, उसको बोलते हैं ब्रेक द आइस। बात समझ में आ गई? तो आई होप कि आपको ब्रेक द आइस का अच्छे से कंप्लीटली मीनिंग भी पता चल गया होगा, और आप इसको रिलेट भी कर पा रहे होंगे एक एग्जाम्पल में। अब ये पहला इडियम था, इसलिए हमने इतना टाइम ले लिया। अब आपको करना है इसको स्पीड अप, आपको क्लास को स्पीड अप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ही इसको स्पीड अप करके ले चलूंगा, ठीक है। आराम से सुनिएगा, बढ़िया तरीके से पढ़ना। बी ऑन क्लाउड 9 बोलते हैं तीसरे आसमान पे होना। क्या मतलब? तीसरे या सातवां, सातवां कर लो भैया, क्या करोगे, सातवां कर लो। बोलते हैं ना कि ये तो आज सातवें आसमान पे है भाई, ऊपर लिख लो, हिंदी में जिसको लिखना है सातवें आसमान पे होना, आसमान पर होना। अब कोई व्यक्ति सातवें आसमान पर कैसे हो सकता है भाई? इसका मतलब है बहुत ज्यादा खुश होना, बहुत खुश होना, बहुत खुश होना, ये इसका मीनिंग होता है भाई। क्या मीनिंग होता है? बहुत खुश होना, ये इसका मीनिंग होता है। बी वेरी हैप्पी, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका मीनिंग हो जाएगा बी वेरी हैप्पी, मतलब बहुत ज्यादा खुश हो जाना, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ये इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। दोनों चीजें आप लोगों को साथ के साथ मिलती रहेंगी। यहां पर भी आप लोग क्या करोगे भैया, यहां पर भी आप इसको ब्रैकेट में बंद कर लो, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए चीजों को समझने में। हर एक चीज आपको प्यार से समझाता चलूंगा, आपको कभी भी तकलीफ महसूस नहीं होगी जब तक आप मेरे से पढ़ रहे हो, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलो, अब इसको आप लोगों ने समझ लिया, इसको भी आप लोगों ने समझ लिया। इसको अगर आप एग्जांपल के थ्रू समझना चाहते हैं, आई विल बी ऑन क्लाउड 9 व्हेन माय फर्स्ट आर्टिकल गेट्स पब्लिश्ड। जब मेरा आर्टिकल, पहला आर्टिकल पब्लिश होगा, ये एक पब्लिशर की बात है, एक राइटर की बात है, कि मैं बहुत ज्यादा खुश होऊंगा। कब? जब मेरा फर्स्ट आर्टिकल मार्केट में पब्लिश होगा। आप सबसे ज्यादा कब खुश होंगे? जब आपका फर्स्ट लिस्ट में ही नाम आ जाएगा ऊपर, अनिल जादव सेलेक्टेड इन सीजल, ऐसे करके, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे आपका जब नाम आएगा ना, तब आप लोग क्या होंगे? सातवें आसमान पर। सोचो जरा, इमेजिन करके देख लो यार, जिस दिन ऐसा होगा, आपका नाम ऊपर लिस्ट में होगा, पहली लिस्ट में ही आपका नाम आएगा, ऊपर नाम लिखा होगा, तो आप कौन से आसमान? मैं तो कह रहा हूं सात के अलावा भी जितने भी आसमान होंगे ना, आप वहां होंगे, ठीक है। इट टेक्स टू टू टेंगो, बताओ इसका मीनिंग क्या होता है भाई साहब? एक भी ईडियम ऐसा नहीं है जो आपको लाइटली लेना हो, हर एक ईडियम को आपको सीरियसली लेना है, हर एक ईडियम को आपको सीरियसली लेना है। इट टेक्स टू टू टेंगो, जब किसी भी चीज को डील करने के लिए, जब किसी भी चीज को डील करने के लिए हमें एक से ज्यादा पर्संस की जरूरत पड़ती है, टीम की जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड इट टेक्स टू टू टेंगो, ठीक है। इसका आगे देखो लिखा भी है, एक्शंस और कम्युनिकेशंस, कोई भी ऐसा एक्शन या कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन नीड मोर देन वन पर्सन, जिसमें एक से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है, जिस काम में टीम की जरूरत पड़ती है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं इट टेक्स टू टू टेंगो। इसमें आप लिख सकते हैं सहयोगियों की जरूरत को ही क्या बोलते हैं? इट टेक्स टू टू टेंगो। आप ऐसे भी समझ सकते हो, मैं आप लोगों को हमेशा से ही रिकमेंड करता हूं कि अगर कोई ऐसी चीज है जिसका हिंदी मीनिंग पॉसिबल है, आप उसका मीनिंग लिख सकते हैं, आपके लिए आसानी हो जाती है। जनरली मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूं, तो मुझे पता है कि हिंदी का क्या रोल होता है, एक हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट का क्या रोल होता है, उसकी लाइफ में हिंदी का क्या रोल होता है, मुझे पता है, आई नो वेरी वेल। बट फिर भी कभी कभी कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, कुछ क्या, मैं तो सारी की सारी चीजों को, हर कोई टीचर, हर एक टीचर ये सजेस्ट करता है, ये रेकमेंड करता है कि भाई तुम इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ने की कोशिश करना। कोशिश तो एटलीस्ट कर ही सकते हो, तो वो तो करनी ही करनी है भाई।
लेकिन उसके बावजूद भी जब चीजें पार निकल जाती हैं तो वहां पर हमें हिंदी का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन जनरली हमें क्या करना चाहिए, इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ने की कोशिश करना। अगर इसको आप इसके मीनिंग से समझते हो, इंग्लिश के मीनिंग से, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। अगर आप इसकी हिंदी मीनिंग लिखने पड़ गए ना, तो ना तो उसका एग्जाम में कोई रोल है, ठीक है, और आप इसका भी जो है मीनिंग खो बैठोगे। तो मुझे तो इसका ही हिंदी मीनिंग नहीं बनाने में आ रहा, लेकिन इतना पता है कि इसका मीनिंग क्या होता है जब किसी भी काम में या किसी भी एक्शन में, किसी भी कम्युनिकेशन में एक से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है। आप एग्जाम्पल से अच्छे से समझ पाओगे। देखो, इवन दो आई थॉट आई वुड बी फाइट अप आफ्टर द ऑल्टरकेशन था झगड़ा with my manager, thankfully upper management realized that it takes two tango। इसका मतलब है कि जब एक एम्प्लॉय किसी मैनेजर से झगड़ जाता है तो फिर वहां पर जो अपर मैनेजमेंट होता है वो शांत कर देता है पूरी की पूरी किसको, पूरी की पूरी लड़ाई को, और फिर कहते हैं कि नहीं यार, एम्प्लॉय से लड़ो मत, उस मैनेजर को ही समझा के जो है शांत कर देते हैं। तो वहां पर क्या होता है, उस मैनेजर को जब शांत कर दिया जाता है, इसका मतलब है कि अपर मैनेजमेंट को पता है कि यहां पर एक से ज्यादा लोगों की जरूरत होती है, तो सभी बच्चों से, सभी लोगों से, सारी टीम से हमें क्या करना चाहिए, सभी से कोऑर्डिनेट करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका मीनिंग भी जनरेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद है कि आपको ये वाला भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब फटाफट फटाफट चलते हैं। देखो, ये बहुत ही सिंपल है। आप जितना आप इसको जो है रिलेट कर पाओगे ना, प्रैक्टिकली जितना समझने की कोशिश करोगे ना, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। जितना आप प्रैक्टिकली समझोगे ईडियम्स को, उसके वर्ड्स के अकॉर्डिंग समझोगे, तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। जैसे यहां पर लिखा हुआ है, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। च्यू मतलब होता है चबाना, चबाना, और बाइट मतलब होता है कुछ भी खाते हैं ना, जो पीस होता है ना, कौर जिसे बोलते हैं ना हिंदी में, उसको बोलते हैं बाइट। ठीक है, एक बाइट, एक सिप, घूट, कौर, जानते हो इतना तो, हिंदी से अगर होंगे तो पता होगा। तो मतलब कहने का यह है कि जितना आपकी चबाने की शक्ति है उससे बड़ा बाइट लेना, इसका मतलब है कि आपने अपनी कैपेसिटी से ज्यादा बड़ा टास्क ले रखा है। अपनी जितनी कैपेसिटी है, जितनी एबिलिटी है, उससे बड़ा टास्क आप लोगों ने ले रखा है। दैट इज कॉल्ड बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। करेक्ट आंसर इसका, समझ गए ना इसका मीनिंग? अपनी जिम्मेदारी से बड़ा टास्क लेना, ठीक है, या अपनी क्षमता से बड़ा टास्क लेना। यहां पर अगर आप मीनिंग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अपनी क्षमता से बड़ा टास्क लेना। टास्क मतलब जिम्मेदारी, से बड़ी जिम्मेदारी लेना। समझ गए? इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? नीचे लिखा हुआ है, टू टेक अप अ टास्क विच यू मे नॉट बी एबल टू अकॉम्प्लिश ड्यू टू लैक ऑफ एबिलिटी। आपके अंदर एबिलिटी की कमी होते हुए भी आपने उस टास्क को अपने अंडर ले लिया है, अपने ऊपर ले लिया है। बोल रहे हैं मैं कर लूंगा, आई कैन डू इट। समझ रहे हो ना? आई विल मैनेज, ऐसे करके बोल देते हैं ना। तो ये इसका एग्जाम्पल भी, आप इससे भी समझ सकते हैं। आई बाइट, यहां पर आप इसमें क्या करोगे भैया, इसमें ई ऐड कर लेना, इसमें गायब है। आई बाइट ऑफ मोर देन आई कुड च्यू व्हेन आई डिसाइडेड टू टेक अप द 300 पेजेस 300 पेजेस। ऐसा बोलते हैं ना कि किसी भी ऑफिस में जब आप काम करते हैं तो बोलते हैं कि यार इस काम को कौन करेगा, 300 पेज का काम है। ऑफिस में बोलता है मैं ले लूंगा यार, मैं कर लूंगा। अब वो बाद में कर रहा है, यार मैंने तो ऐसा टास्क ले लिया जिसकी तो मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है, ये तो बहुत बड़ा काम हो गया। लेकिन उस टाइम पे उसने क्या कर लिया, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। ठीक है, ऐसे करके आप इसका आंसर भी लगा सकते हैं। इस तरह की अभी प्रैक्टिस में आगे कराऊंगा। जो सबसे पहली क्लास है ओपन स्टडी पर इडियम्स एंड फ्रेजेस की, तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले मेरे भाई बंधु जितने भी मुझे यहां पर अभी देख रहे हैं, जितने भी CHSL 2022 एग्जाम देने वाले हैं, जितने भी CGL देने वाले हैं इस बार अप्रैल में, उन लोगों को पहले लर्निंग क्लास दूं, उसके बाद मैं उनको ईडियम्स की प्रैक्टिस कराऊं, एक लंबी मैराथन लेकर के आऊं। वो डिसाइड करेगी ये वाली क्लास कि आपने इस वाली क्लास को कितना प्यार दिया। सभी लोग सेशन को लाइक करना, अपने दोस्तों को भी रेफर करना कि भैया ये क्लास देख ले, 30 सुपर 30 ऐसे ईडियम्स हैं जो आपके काम आने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए मैराथन क्लास लेकर के आऊंगा ईडियम्स एंड फ्रेजेस की, जिसमें MCQs होंगे, वो भी प्रीवियस ईयर के डेट वाइज। ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को तभी कराऊंगा जब आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ये लर्निंग क्लास है, ठीक है, ये लर्निंग वीडियो है, इससे बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब बताओ क्या होता है? इसका मतलब होता है छिपा हुआ वरदान। छिपा हुआ वरदान। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, वरदान का मतलब होता है अच्छी ब्लेसिंग्स। ठीक है, जैसे मान लो घर में पिताजी होते हैं और पिताजी कभी भी अपने बच्चे का बुरा नहीं मानते, बुरा नहीं चाहते,
हमेशा चाहते हैं कि ये तरक्की करे, लेकिन कभी भी जब बच्चा पढ़ता है या घर से बाहर जाता है तो उसको सीधे मुंह बात भी नहीं करते, हमेशा उसको ताना मारते हैं, टोंट मारते हैं, हमेशा उसको गालियां देते हैं। क्यों? भले ही वो उनके लिए बुरा सोच रहे हैं, लेकिन मतलब बुरा बोल रहे हैं भले ही उनको, लेकिन वो सोचते बुरा नहीं है, कभी भी नहीं सोचते। अगर आप पढ़ने जा रहे हो तो वो बार बार आपको कहेंगे कि तुम पढ़ते नहीं हो, तुम ये करते हो, फलाने सिंह की नौकरी लग गई, तुम्हारी नहीं लग पा रही है, लेकिन फिर भी दिल से कभी भी ये नहीं सोचते हैं। वो अपने आप ये चीज़ें तय कर लेते हैं, ये चीज़ सोच लेते हैं कि यार कोई बात नहीं, ये प्रेशर में होगा, है ना, और ये इतना परेशान है, वो इतना परेशान है, हमारा बेटा ये करता है। मतलब पीठ पीछे आपकी बहुत सारी तारीफें होंगी, लेकिन जब उनके सामने होंगे तब वो आपको डांटेंगे भी, फटकारेंगे भी, ठीक है, गाली गलौज भी करेंगे, 50 तरह की बातें होती हैं। ये स्ट्रिक्ट फैमिलीज का कमाल होता है, जहां पर ऑप्शन ही एक नौकरी है, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं उनके पास। तब ऐसा होता है जिसके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, घर का बिजनेस है, बहुत सारा पैसा है, वो इतना ज्यादा टॉर्चर नहीं करते हैं अपने बच्चों को, ठीक है। तो ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज का मतलब होता है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है हिडन ब्लेसिंग, छिपा हुआ वरदान जो अच्छा सोचते हैं किसी व्यक्ति के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं फटाफट से। टू सिट ऑन द फेंस का मतलब क्या होता है? टू सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है, देखो फेंस का मतलब होता है बॉर्डर। जैसे मान लो इधर पाकिस्तान है, इधर इंडिया है, दैट इज कॉल्ड फेंस। फेंस मतलब बॉर्डर, जो बॉर्डर होता है ना उसको फेंस बोलते हैं। सिट ऑन द फेंस मतलब जो व्यक्ति यहां पर खड़ा हुआ है वो किसकी तरफ है, ना तो ऐसे पता चल रहा है कि ये इसकी तरफ है, ना ऐसे पता चल रहा है ये इसकी तरफ है, तो उसको आप क्या कहोगे? यूक्रेन के युद्ध में आप लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही होंगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टू रिमेन न्यूट्रल, मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर पक्ष में ना होना, एक न्यूट्रल जो है होना, एक तरीके से न्यूट्रल बोल सकते हैं, मतलब बीच का होना, बीच में, मध्यांतर आप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मध्यांतर, मतलब दोनों तरफ से एक। आप सीमांत भी बोल सकते हैं, मध्यांतर भी बोल सकते हैं, सीमांत भी बोल सकते हैं इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में, ठीक है। इंग्लिश में तो आप इसका मीनिंग समझ ही जाओगे, नीचे लिखा हुआ है टू रिमेन न्यूट्रल। न्यूट्रल होता है बीच में होना, जैसे गाड़ी को न्यूट्रल कर देते हैं ना, गाड़ी में एक ऑप्शन होता है गियर का, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिर न्यूट्रल आता है। तो न्यूट्रल वाला पार्ट यही होता है कि मतलब बिल्कुल न्यूट्रल, ये कहीं भी नहीं है, ना आगे ना पीछे, बस न्यूट्रल है, दैट इज कॉल्ड टू सिट ऑन द फेंस, ठीक है। आप यहाँ पर एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। सिंस आई वॉजंट अवेयर ऑफ द डिटेल्स आई डिसाइडेड टू सिट ऑन द फेंस ड्यूरिंग द आर्गुमेंट बिटवीन माई कजन्स। जब ऐसा होता है ना, आपके पक्के दोस्त हों और उनमें आपस में झगड़ा हो रहा होता है, तो हम ऐसा ही करते हैं। उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं? सिट ऑन द फेंस, बिकॉज सारे ही अपने हैं। किसके पक्ष में बोल सकते हो? जिसके पक्ष में बोलोगे दूसरे वाला बुरा मान जाएगा, समझ रहे हो ना। तो यही होता है, अक्सर ऐसा होता है। आगे चलते हैं। अ बर्ड्स आई व्यू का मतलब क्या होता है भैया? एक हाई अथॉरिटी, किसी भी कंपनी, किसी भी एक पूरी एक सोसाइटी की एक हाई अथॉरिटी होती है जो एक जगह से पूरे सोसाइटी पर, पूरी कंपनी पर, पूरी पूरी सोसाइटी पर, पूरी कम्युनिटी पर भी क्या कर लेती है? नजर रख लेती है। जैसे अगर हमने एक कंपनी में सीसीटीवीज लगवा रखे हैं, उनको एक व्यक्ति बैठ के आराम से एक जगह से देख रहा है, दैट इज कॉल्ड बर्ड्स आई व्यू। जैसे ऊपर से एक पक्षी है, वो कितना एरिया कवर कर सकता है सोचो। तो यहां पर लिखा हुआ है अ व्यू, एक ऐसी जगह, एक ऐसी जगह जहां से हम देख सकते हैं, अ व्यू फ्रॉम अ वेरी हाई प्लेस, एक बहुत अच्छी हाई, फिजिकली भी बोल सकते हैं, मेंटली भी। जैसे फिजिकली का मतलब है किसी बिल्डिंग से आप किसी को देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकली, ठीक है। तो ये ऐसा भी हो सकता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि बहुत सारी ब्रांचेस खोल रखी है किसी ने और एक मैनेजर एक जगह से बैठ के सब कुछ देख रहा है, उसको भी बर्ड्स आई व्यू बोलते हैं, ठीक है। काफी सारी कंपनी है, आप लोगों को पता ही होगा। अ व्यू फ्रॉम अ वेरी हाई प्लेस दैट अलाउज यू टू सी अ वेरी लार्ज एरिया, जो कि आपको अलाउ करता है कि आप इससे कई जगह को एक साथ कवर कर सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं बर्ड्स आई व्यू। उम्मीद है कि आपको ये बहुत बढ़िया से अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल भी है, इसको भी समझ सकते हो आराम से। देखो जरा, यहां पर लिखा हुआ है द सिंगापुर बिग व्हील ऑफर्स अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द सिटी। आपको पता है सिंगापुर में एक झूला है ऐसे करके, बिग, है ना, देखा होगा। यहां पे लिखा है बिग व्हील ऑफर्स, बिग व्हील इतना नहीं, उस पर झूला एक होता है, उस पर बैठ के आप झूल सकते हैं ऐसे करके। तो वहां से क्या है कि आप अगर एक बार उस पर चले गए और ऊपर पहुंच गए चोटी पर, तो उससे पूरा शहर आप आराम से देख सकते हो, पूरा शहर दिखता है उससे, इतना ऊंचा है, ठीक है। तो ये इससे आगे हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये इस पे नंबर पड़ा हुआ है, नंबर हटा देते हैं यहां से। 27, देखो जरा, ये कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो गया? चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट, सॉरी, इसको बंद कर दो फिर से ब्रैकेट में, और यहां पर लिखा हुआ है एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। हैट का मतलब होता है कैप,
ठीक है, ध्यान से सुनना। विलिंगनेस टू डू समथिंग इंस्टेंटली, मतलब कहने का बोलते हैं ना कि यार अब तो कोई सांप यहां से चल के यहां तक आ गया, अब आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। थोड़ा सा दूर होता है तो ऐसा लगता है कि चलो ठीक है अभी संभल जाएंगी चीजें, लेकिन जब कोई चीज बहुत ज्यादा ही जो है पास आ जाती है कि अब तो कुछ नहीं होगा, 2 दिन बाद आपका एग्जाम है, अब आप कह रहे हो कि यार पढ़ लें, तो अब तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन 2 दिन पढ़ने से भी तो कुछ नहीं होता, ये तो आप भी जानते हैं। तो आप बोलोगे विलिंगनेस टू डू समथिंग इंस्टेंटली, कोई भी ऐसी चीज जो आप लोगों को तुरंत ही करनी पड़ती है, इंस्टेंटली करनी पड़ती है। जैसे आप इससे आप रिलेट कर सकते हैं, सी एक्सपेक्ट्स मी टू मेक डिनर एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट इवन इफ आई एम वेरी बिजी विद ऑफिस वर्क। ऐसा अक्सर घर में होता है, फैमिली में अगर आपकी पत्नी है, ठीक है, और बहुत ज्यादा डोमिनेंट टाइप है, जो आपको हर तरह से प्यार तो करता है ऑब्वियसली आदमी, लेकिन चाहता है स्पेशल ट्रीटमेंट, तो भले ही आप कितना भी परेशान हो, उससे उसे कोई मतलब नहीं है भाई, उसको आपके हाथ का डिनर खाना है। चाहे आप पूरे दिन ऑफिस में रहो या पूरे दिन ऑफिस से फ्री रहो या काम करो, उससे कोई मतलब नहीं है, भले ही आप पे कितना भी काम है, कितने भी स्ट्रेसफुल हो, आपको खाना खुद बनाना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। ठीक है, ये अभी भी उससे उम्मीद कर रही है जबकि वो बिजी है बेचारा, फिर भी। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका अफ्रेड ऑफ वंस ओवन शैडो। जो व्यक्ति अपनी खुद की शैडो से डर रहा है, आप उसको क्या कहोगे? टू बिकम इजिली फ्राइटेंड। फ्राइटेंड मतलब डरने वाला, एक ऐसा व्यक्ति जो तुरंत ही डर जाता है। इजीली वो क्या कर जाता है? फ्राइटन हो जाता है, मतलब डर जाता है। अगर आपने थोड़ा सा बोल दे तू आ बाहर, इतने में वो बाहर नहीं आएगा, जबकि उसको भी पता है यार क्या कर लेगा कोई इंसान, वो मारपीट के तक की तो बात है बाहर की होती है, लेकिन थोड़ा सा भी बोल दे, बेवजह किसी ने बोल दिया कि तू आ बाहर, ऐसा अक्सर होता है ना, कभी ग्रुप्स में लड़ाई हो जाती, चल तू बाहर मिल आज। स्टूडेंट्स के साथ बड़ा होता है, मुखर्जी नगर वाले हो गए या फिर जहां पर जो हब होता है ना, हाँ तू आ बाहर, तो ऐसा होता है। टू बिकम इजिली फ्राइटन, समझ गए ना मेरी बातों को? आप एग्जाम्पल से भी रिलेट कर सकते हैं इसको। यहां पर लिखा हुआ है, हर क्रीपी एनकाउंटर विद द सुपर नेचुरल हैड अ डिवास्टिंग इफेक्ट ऑन। आप देख पा रहे होंगे यहां पर, ये पूरा नहीं लिखा है, ये इसमें गायब हो गया है, आधा जो है सेंटेंस इसका गायब है, इसको यहां से हटा देना है। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है ना, इसको यहां से हटा देंगे, हम हटा देंगे बाद में, फिलहाल इसको मत पढ़ो क्योंकि इसमें से आधा सेंटेंस गायब है। चलो आगे चलते हैं सीधे नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलो जरा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो जरा यहां पर क्या लिखा है, हाँ ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है बाहर चलने के बाद बस यही होता है, जैसे बोलते हैं आ बाहर या मिल बाहर, वो उसके बाद में फिर यही होता है। उसके बाद में ये होता है ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है जब हम किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा पीट देते हैं या हम खुद पिट के आ जाते हैं, तो हमारे पूरे शरीर पे ना लाल पीले नीले क्या हो जाते हैं? निशान हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इतना मारा है, इतने पिटे हो कि चारों तरफ पूरी बॉडी पर क्या है? दाग धब्बे लगे हुए हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ब्लैक एंड ब्लू। फुल ऑफ ब्रूसेस, ब्रूसेस मतलब होता है चोट। ठीक है, ब्रूसेस का मतलब क्या होता है? चोटें। बहुत सारी जो चोटें होती हैं, और वो भी मारपीट के बाद में जो चोटें लगती हैं उसको बोलते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं। तो आप इससे इसका मीनिंग भी समझ पाओगे। क्या मीनिंग हो जाएगा भाई इसका? इसका हो जाएगा ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है पिटने के बाद जो आपके शरीर पे धब्बे लगते हैं ना, ब्लू ब्लैक, आंख सूज रही होती है, फिल्मों में देखा होगा। द यंग लेड, लेड मतलब होता है लड़का, लेडी लड़की, और लेड मतलब लड़का। ठीक है, वॉज ऑल ब्लैक एंड ब्लू आफ्टर अ टिफ विद अ रैगिंग सीनियर। जब किसी कोचिंग में या किसी कॉलेज में जब सीनियर्स जो होते हैं रैगिंग लेते हैं, तो उसके बाद में एक छोटा सा जो लड़का है फ्रेशर, वो थोड़ी देर बाद कैसा हो जाता है? ब्लैक एंड ब्लू हो जाता है। भैया क्या हो जाता है? ब्लैक एंड ब्लू, मतलब उसको पीट पाट के वो बहुत ही बेकार सा कर देते हैं, बहुत ज्यादा घायल सा कर देते हैं। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, बहुत प्यारे प्यारे और इंपॉर्टेंट और इजीली अंडरस्टैंडेबल, ऐसे ऐसे मैं आप लोगों के लिए ईडियम्स लेकर के आया हूं, और ये मोस्ट फ्रिक्वेंट है। आप किसी भी एग्जाम को देखना, किसी भी प्रीवियस ईयर सेट को देखना या मॉक टेस्ट लगाना, इस तरह के आपको मिलेंगे। ओरिएंटेड चीज देना मेरा काम है भाई, मेरा काम गुमराह करना है ही नहीं, सच बताऊं तो। ओपन स्टडी आपका ही परिवार है, और जैसी जैसी आप लोगों ने डिमांड रखी है ना, मैंने वैसा वैसा किया है हमेशा से। आपने कहा था कि सर वोकैब की रेगुलर क्लास रखना, रेगुलर क्लास चलती है सुबह 9 बजे। ठीक है, शाम को आप लोगों की 30 दिन 30 मैराथन रेगुलर चल रही है, शाम को 7 बजे, कंप्लीट टारगेटेड।
ठीक है, मैराथन चल रही है। उसके बाद आपने कहा सर ईडियम्स की भी क्लासेस दे दो, तो सबसे पहले मैंने सेलेक्ट करके बढ़िया तरीके से चुनिंदा ईडियम्स उठाए और इनको मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूं। ये एक तरीके से क्या है, लर्निंग क्लास है। पहले लर्निंग क्लास दूंगा, उसके बाद मैं आपको लगातार प्रैक्टिस भी कराऊंगा 2-3 दिन बाद, ठीक है, टेंशन मत लो किसी भी तरह की। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब होता है जब दूध लेने जा रहे हो, उधर से वापस आ रहे हो, आपकी डोलची हाथ से गिर जाती है और वो दूध फैल जाता है। अब वहां पर खड़े होकर रो रहे हो, कोई सॉल्यूशन निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। तो जब कोई काम खराब हो गया है, अगर कोई काम खराब हो गया है, खराब होने के बाद जब आप व्यर्थ में पछता रहे हो कि भाई ये क्यों हो गया, अब उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बचता है, कुछ भी नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं व्यर्थ में पछताना। व्यर्थ में पछताना, ये इसका मीनिंग हो जाएगा मेरे भाई। व्यर्थ में पछताना ये होता है क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। भाई दूध तो फैल गया, अब वो वापस तो आने का नहीं है, तो इससे बढ़िया चुप हो जाओ, घर को जाओ, कोई और ऑप्शन ढूंढो, ठीक है। हाँ, तो ये हो जाएगा, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, कंप्लेनिंग अबाउट अ लॉस और फेलियर फ्रॉम द पास्ट। अगर आपके पास्ट में कुछ भी ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, कुछ भी लॉस हुआ है, कुछ भी फेलियर मिला है, अब आप उसके बारे में बार बार बात किए जा रहे हैं, तो उसको आप बोलोगे क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, देखो नीचे, ही रियलाइज्ड देयर वॉज नो यूज ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। उसको रियलाइज हो गया यार कोई फायदा नहीं है, व्यर्थ में पछताने से कोई फायदा नहीं है, अब जो हो गया सो हो गया, आपको पता ही है, तो टेंशन मत लो। अभी आने वाले टाइम में मैं आप लोगों को एक कंप्लीट टेंस की वीडियो देने वाला हूं। टेंस की कंप्लीट 8 से 9 घंटे की वीडियो आपको मिलने वाली है, जिसमें कंप्लीट टेंस प्लस कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ाए जाएंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, स्पिल द बीन्स। देखो, स्पिल द बीन्स का मतलब होता है रहस्य उजागर करना। इसका मतलब होता है रहस्य उजागर करना। मान लो आपने कोई एक सीक्रेट छिपा रखा है, एक सीक्रेट बना रखा है, और उसको आपने सबके सामने रख दिया, या तो बाय मिस्टेक या आपने खुद ही रख दिया, दैट इज कॉल्ड स्पिल द बीन्स। जैसे मान लीजिए आप किसी दुकान में गए, किसी स्टोर रूम में गए, और वहां से किसी स्टोर पर गए, वहां से कुछ चने, कुछ बीन्स ले लिए, हाथ में कुछ बीन्स ले लिए, और वो ऐसे चोरी करके लेके जा रहे हो। और थोड़ी देर बाद जैसे ही उस दुकान का मालिक आया, आपके हाथ से बीन्स फेल गए, किसी न किसी कारण बस फेल गए, या फिर आपने उसके सामने रख दिया, तो आपने क्या कर दिया, रायता फेल गया, चने फेल गए। चने फेल गए तो सबको पता चल गया कि ये चने चोरी करके ले जा रहा था। बीन्स मतलब होता है दाने, मटर भी बोल सकते हैं, चने भी बोल सकते हैं। तो स्पिल द बीन्स मतलब जब बीन्स फेल जाते हैं, मतलब आपका जो रहस्य था, जो सीक्रेट था, वो सबको पता चल गया। टू डिस्क्लोज अ सीक्रेट, ये इसका करेक्ट मीनिंग हो जाएगा, टू डिस्क्लोज अ सीक्रेट का। बात समझ में आ गई ना। यहां पर लिखा हुआ है अ लिटिल वन स्पिल्ड द बीन्स, अ लिटिल वन स्पिल्ड द बीन्स। देखो यहां पर ये यूज किया गया स्पिल्ड द बीन्स, इसका मीनिंग मैं समझा दूंगा प्रैक्टिकली। अबाउट दी सरप्राइज वेकेशन वी हैड प्लान, हमने एक सरप्राइज वेकेशन प्लान किया था, और उसको एक छोटे से बच्चे ने सबके सामने बता दिया कि मम्मी ने, पापा ने मिलकर के एक सरप्राइज प्लान बनाया है, हम मनाली जा रहे हैं घूमने के लिए। छोटा सा बच्चा बोल के चला गया, उसको क्या पता क्या होता है सरप्राइज, ठीक है, वो सबके सामने निकल के आ गया। अब वो क्या हो गया, स्पिल द बीन्स, सबके सामने आ गया। नेक्स्ट, टू बी इन द डोल्ड्रम। देखो जरा, टू बी इन द डोल्ड्रम इसका मतलब क्या होता है। देखो यहां पर लिखा हुआ है टू बी इन लो स्पिरिट। जैसे आप लोगों को पता होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एनर्जेटिक होते हैं, जैसे मेरी तरह। अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ना, पूरी फुर्ती से पढ़ाता हूं, लेकिन आप में से कुछ ऐसे भी होंगे चुपचाप ऐसे करके देख रहे हैं, चलो पढ़ा रहा है कोई बात नहीं, इनका उछलना काम है, हमारा बस पढ़ना है। ऐसे लोगों का कतई सिलेक्शन होना दूर की बात है, आर पार आसपास कोई भी चीज ऐसी कोई पॉजिटिविटी भटकती तक नहीं है जो इनके सिलेक्शन तक जाती भी हो, कोई पॉजिटिविटी भी इनके सिलेक्शन तक जाती हो। ऐसे लोगों को लो स्पिरिट वाले लोग होते हैं, समझ रहे हो ना। किसी भी चीज को सीरियस नहीं लोगे भाई, कुछ नहीं हो सकता जीवन में, कुछ नहीं हो सकता। जो आपके लक्ष्य तक जाती है उन चीजों को सीरियसली लेना पड़ता है भैया। 200 में से 200 लाना अपने आप में एक टास्क होता है, उसकी तरफ आप लोग मूव करो, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, सिर्फ सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन के लिए सिलेक्शन नहीं होता है, जो सिलेक्शन की तैयारी करते हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, वो रह जाते हैं 1-2 नंबर से। लेकिन जो रैंक बनाने के लिए, टॉप करने के लिए पढ़ते हैं, उनका सिलेक्शन होता है। और जो टॉप करते करते महान हो जाते हैं, इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है, जो ब्रिलियंट के जो है नंबर्स में आते हैं कि ये है ब्रिलियंट, एक्सीलेंट, उन लोगों को टॉप करने का मौका मिलता है, वो लोग टॉप करते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे
Sam was in the doldrum after he was insulted by the boss in front of his colleagues। मतलब कहने का जब किसी भी व्यक्ति को उसके पूरे स्टाफ के सामने बेइज्जत किया जाए तो वो लोग क्या हो जाते हैं, उदास से हो जाते हैं। तो आप इसके आगे लिख लो टू बी लो स्पिरिट मतलब उदास होना। उदास होना मतलब एक तरीके से उदास से हो जाते हैं ना, ये इसका मीनिंग हो जाता है उदास होना। क्लियर है? तो उम्मीद है कि आपको ये वाला भी समझ में आ जाएगा। पीस ऑफ केक बोलते हैं कि सर ये जितने भी आपने इडियम्स कराए हैं ना, सारे के सारे पीस ऑफ केक हैं। क्या है? पीस ऑफ केक है। वेरी इजी बहुत आसान, यहां पर लिखा हुआ है वेरी इजी टू अंडरस्टैंड और टू डू। जैसे किसी ने कहा कि बताओ ये इडियम्स आप लोगों को याद हो जाएंगे, सर दीज इडियम्स आर पीस ऑफ केक। एक तरीके से पीस ऑफ केक है, इनमें है ही क्या, छोटी छोटी सी चीजें, लेकिन है इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, आपके एग्जाम में सीधे सीधे टक्कर मारेंगे, इसीलिए मैं बोल रहा हूं भैया। सीजीएल और सीएचएसएल वाले, एमटीएस वाले तो सीधे सीधे इस क्लास को रट डालना, 30 में से आपको पूरा पूरा फायदा मिलेगा। ओरिएंटेड चीज कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, जो आपके एग्जाम में हिट कर जाए, बस ये मजा कर लो, इतना समझ लो। ठीक है, कभी भी आपको अफसोस नहीं होगा बस कि आपने इतनी मेहनत करी और कुछ भी नहीं मिला। मेरा तो एक ही उद्देश्य है बस, समथिंग दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड। आप यहां पर लिख लो हद से ज्यादा इजी, बहुत आसान। बहुत आसान, जब कोई चीज बहुत आसान होती है तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं पीस ऑफ केक। कोई भी काम हो, चाहे वो समझने के लिए या करने के लिए, कुछ भी हो इजी होना चाहिए। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज तो हो ही गया है। ठीक है, अभी अभी समझा दिया था मैंने, ये 2 बार रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं। वंस इन अ ब्लू मून, ये पता नहीं कितना सिंपल है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी ये 2017 में भी पूछा गया था। ठीक है, और उससे पहले तो कई बार पूछा गया है, 2017 में भी पूछा जा चुका है। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कभी कभार। कभी कभार मतलब आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, काफी समय के बाद जब कुछ घटना घटती है उसको बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून। जैसे मान लो कि चंद्र ग्रहण पड़ता है तो डेली दिन में 4 बार तो नहीं पड़ता है ना, कभी कभार पड़ता है। कभी कभार का मतलब जो ब्लू मून है वो कभी कभार आपको दिखता है। ये ऐसे ट्रिक बना सकते हैं, ये इसका मीनिंग नहीं है कि ब्लू मून कई दिनों के बाद दिखता है, ऐसे याद कर सकते हैं। ब्लू मून का मतलब है कि चंद्र ग्रहण, ग्रहण लग रहा है चंद्रमा पे, है ना, तो आप उसको बोल सकते हैं। तो वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है समथिंग दैट हैपन्स वेरी रेयरली, कभी कभार। जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं क्लास में, कभी कभार आते हैं, कभी कभार होने वाला एक्शन, होने वाला कार्य। और कभी कभार का मतलब है बहुत समय के बाद, काफी लंबे समय के बाद। व्हाट? समथिंग दैट हैपन्स वेरी रेयरली। Once in a blue moon, the blue jay can be seen in these parts of the forests। ठीक है, मतलब कहने का ये जो जंगल का एरिया है इसमें जो ब्लू जे है ये बहुत ही रेयरली दिखाई देती है। बहुत ही रेयरली मतलब कभी कभार, रेयरली। जैसे किसी ने बोला व्हाइट एलिफेंट देखना है या व्हाइट लॉयन देखना है, व्हाइट टाइगर देखना है, तो ये रेयरली दिखने वाली चीज है। वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभार जीवन में दिख जाए तो है, दैट इज कॉल्ड वंस इन अ ब्लू मून। नेक्स्ट, बीटिंग अराउंड द बुश। बीटिंग अराउंड द बुश भी बोल सकते हैं, ठीक है, और बीटिंग अबाउट द बुश भी बोलते हैं। ठीक है, बीटिंग अराउंड द बुश भी होता है, बीटिंग अबाउट द बुश भी होता है। इसका मतलब होता है जब हम किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बात करते हैं या कोई हमसे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बात करता है, लेकिन वो उस मुद्दे पर नहीं आता है जिस पर असल चर्चा चल रही होती है, वो उस मुद्दे को छोड़ के किसी भी बात पर चला जाएगा, इधर उधर घूम जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं बीटिंग अराउंड द बुक। अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, मुद्दे से भटकना, आप लिख सकते हैं यहां पर मुद्दे से भटकना, मुद्दे से भटकना। ठीक है भाई, ये इसका मीनिंग होता है मुद्दे से भटकना। बात समझ में आ गई ना आपको? अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, ये इसका मीनिंग हो जाता है। द परसिस्टेंट द प्रेसिडेंट वाज बीटिंग अबाउट द बुश व्हेन द सिटीजंस डिमांडेड अ रीजन फॉर द फॉरगरी ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स। देखो, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें जो भी धोखाधड़ी होती है उसके बारे में जब सिटीजन्स ने यानी कि नागरिकों ने अपनी आवाज उठाई या कुछ भी पूछा, तो हमारे या किसी भी देश के पर्टिकुलर जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अपनी बात को घुमा दिया। ठीक है, जो मेन मुद्दा था उसको चेंज कर लिया, तो आप उसको बोलेंगे बीटिंग अराउंड द बुश या बीटिंग अबाउट द बुश, मेन टॉपिक को अवॉइड करना। चिप ऑन योर शोल्डर का मतलब क्या होता है? व्हेन समवन इज अपसेट अबाउट समथिंग,
वट हैपेंड अ वाइल एगो, कुछ समय पहले कोई घटना घट गई है, कोई एक अनप्लीजेंट सी घटना घट गई है, अनफॉर्चुनेट सी घटना घट गई है, तो हम क्या करते हैं उस चीज को लेकर के बार बार परेशान होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं और अपसेट से हो जाते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं चिप ऑन योर शोल्डर। जैसे मान लो किसी के घर में डेथ हो गई किसी की, और उस चीज को सोच सोच के ना वो बेचारा हर बार परेशान हो जाता है, या किसी ने किसी की इंसल्ट कर दी, या किसी से लड़ाई हो गई, ऐसे अक्सर हमारे फ्रेंड्स में होता है, दोस्तों में झगड़ा हो जाता है। अब बर्थडे पार्टी में बुलाता है, चला तो जाता है, लेकिन फिर भी उससे बात नहीं करेगा, जाएगा जरूर, जाएगा, मानेगा नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी परेशान बैठा रहेगा, दुखी। मना भाई मुझे आके, मना तो सही, एक बार बुलाया चला भी गया, लेकिन मना वहां पे भी मनाना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा भाई, दोस्त है। ही हैज अ चिप ऑन योर हिज शोल्डर फॉर बीइंग अबंडन्ड बाय हिज पेरेंट्स इन हिज चाइल्डहुड। ऐसा होता है कभी कभी किसी के माँ बाप जो है उनको परित्याग कर देते हैं कि चल भाई तेरी जरूरत नहीं है। ऐसा रेयरली होता है, शायद ही होता हो, विदेशों में होता है पता नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसे माँ बाप नहीं, माँ बाप को तो कभी दोस्त दे ही नहीं सकते, इंडिया में इतना अच्छा सिस्टम है, माँ बाप तो बहुत अच्छे होते हैं। बच्चे एक बार को ऐसा कर जाते हैं, लेकिन माँ बाप नहीं कर पाते यार, पता नहीं क्यों, मैंने तो देखा नहीं अपनी लाइफ में ऐसा। तो चिप ऑन योर शोल्डर का मतलब होता है व्हेन समवन इज अपसेट अबाउट समथिंग दैट हैपेंड अ व्हाइल एगो। उसके पिताजी ने, माँ बाप ने उसको छोड़ दिया था बचपन में, इसीलिए वो क्या कर देता है, कभी कभी उदास सा हो जाता है, अपसेट सा हो जाता है। नेक्स्ट, टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। आपने किसी को गाली दे दी और सेम किसी तीसरे व्यक्ति ने आपको गाली दे दी, तो वो कहेगा भाई तू मुझे क्यों गाली दे रहा है, क्योंकि तूने उसको दी। तो मतलब कहने का, जैसा आपने किसी के साथ किया है वैसा ही आपके साथ जब हो जाता है, जैसी करनी वैसी भरनी। डायरेक्टली नहीं, एटलीस्ट इनडायरेक्टली, भले ही इनडायरेक्टली मिले, लेकिन आपको वैसा ही ट्रीटमेंट मिलता है जैसा आप दूसरों के साथ करते हैं। उसी ट्रीटमेंट को हम लोग बोलते हैं टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। क्या बोलते हैं उसको, टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। तो आगे लिख लोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे। ठीक है मेरे भाई, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। सी इज ऑलवेज टॉन्टिंग, सी इज ऑलवेज टॉन्टिंग अदर्स, हर्टिंग देयर सेंटिमेंट्स, आई जस्ट विश समवन वुड गिव हर टेस्ट अ टेस्ट ऑफ हर ओन मेडिसिन। मतलब वो हमेशा दूसरों को टोंट करती रहती है, ताने मारती रहती है और दूसरों को हर्ट करती रहती है। मैं इच्छा रखता हूँ, आई विश, मैं इच्छा करता हूँ, मैं ये सोचता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो इसको भी वैसा ही फील कराए जैसा ये दूसरों को फील कराती है। ठीक है, ऐसे करके आप बोल सकते हैं। अगर किसी पर आपकी भड़ास निकालनी हो तो आप भी ये यूज कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, बोन ऑफ कंटेंशन। देखो, बोन होता है हड्डी, कंटेंशन मतलब होता है झगड़ा, कंटेंशन का मतलब होता है झगड़ा। ठीक है, तो इसके आगे ये मीनिंग्स भी होते हैं भाई, ये ऐसे मीनिंग्स भी होते हैं जो आप लोगों को वोकैबुलरी में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। कंटेंशन का मतलब होता है झगड़ा, इसके आगे लिख लेना झगड़ा। ठीक है, और आगे लिख लेना बोन। बोन मतलब जैसे मान लो दो डॉग हैं, कुत्ते हैं, और उनके बीच में एक हड्डी डाल दो, चार पांच कुत्ते हैं तो आपस में झगड़ जाएंगे। तो उन चारों कुत्तों के बीच में जो लड़ाई करने का, जो झगड़े करने का जो कारण है वो क्या है, बोन है, वो हड्डी है। तो उसको बोलोगे बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब है झगड़े का कारण। आप इसके लिख लेना झगड़े की जड़, झगड़े की जड़ भी बोल सकते हैं और झगड़े का कारण भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि कश्मीर जो है वो इंडिया और पाकिस्तान में क्या है, झगड़े का कारण है, आप ऐसे करके बोल सकते हैं। आप इसको भी लिख सकते हैं, मीनिंग लिखा हुआ है, अ सब्जेक्ट और इशू ओवर विच देयर अ कंटिन्यूइंग डिसएग्रीमेंट। एक ऐसा ऑब्जेक्ट, एक ऐसा सब्जेक्ट या ऐसा मुद्दा जिसके ऊपर हमेशा जो है लड़ाई होती रहती है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं बोन ऑफ कंटेंशन। द एग्जामिनेशन सिस्टम हैज लॉन्ग बीन अ सीरियस बोन ऑफ कंटेंशन इन द एचआरडी मिनिस्टर। ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट जो मिनिस्ट्री है, उस मिनिस्ट्री में हमारी एजुकेशन सिस्टम को यानी कि एग्जामिनेशन सिस्टम को लेकर के काफी समय से क्या होता आ रहा है, झगड़ा। मतलब वो जो सिस्टम है वो झगड़े का कारण बन चुका है, क्योंकि कभी भी एक सिस्टमेटिक तरीके से हमारे एग्जामिनेशन नहीं होते। कभी कोई पोस्टपोन हो गया, कभी उसका रिजल्ट नहीं आया, कभी उसकी वैकेंसीज नहीं आई, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, बच्चे धरना दे रहे हैं, पिट रहे हैं, पुलिस वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं, कुछ भी चल रहा है। ठीक है, तो ये एक एग्जामिनेशन सिस्टम है, एक तरीके से बोन ऑफ कंटेंशन है काफ़ी समय से। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो आपका छोटा सा प्रोमो कोड कार्ड है। अगर किसी को कंप्लीट इंग्लिश अगर पढ़नी है तो लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मात्र 600 रुपये एक बार में इन्वेस्ट करो और सीधे ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप परफेक्टली तैयारी यहाँ से कर सकते हैं मेरे द्वारा। मेरे फाउंडेशन क्लासेस की वीडियोस भी पढ़े हैं, आप लोग देख सकते हैं। मैं रेगुलरली फाउंडेशन फ्री में भी पढ़ाता हूँ, यही कोर्स मैंने 299 का भी दिया था। और आगे जितने भी कोर्सेज मैं लॉन्च करूंगा, कभी भी ये मेरा कमिटमेंट है, कभी भी मेरा कोई कोर्स आएगा
तो सबसे पहले शुरुआत में जो एनरोल चलेंगे वो आपके 299 के ही चलेंगे। आज से वादा कर रहा हूं, टेंशन मत लेना। जब तक मैं ओपन स्टडी पे हूं, जब तक मैं बोल रहा हूं आपके सामने, हमेशा 299 का बैच इंग्लिश का आएगा। स्टार्टिंग में आप लोगों को ऑफर 299 का रहेगा, जो मैंने स्टार्टिंग में कमिटमेंट बोला था कि चाहे कुछ भी हो, हर तरह का स्टूडेंट, हर तरह के स्टूडेंट को पढ़ने का हक है। अगर वो चाहता है कि मुझे 299 चाहिए, तो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन जो भी होगा मैं आप लोगों के लिए ऑफर निकालूंगा। तो उसमें पहले शुरुआत में 299 ही पे करने, बस आप लोग ईगरली वेटिंग में रहा करो कि 299 का जब भी बैच आएगा। पहला बैच मेरा जो भी बैच आएगा स्टार्टिंग में 299 का ही रहता है। ये मैंने 11 दिन के बाद फीस बढ़ाई थी, ठीक है। उसका भी एक रीजन था, ये पर्सनल मेरा रीजन नहीं था, वो आप बाद की चीजें हैं, बाद में डिस्कस करेंगे, अभी क्लास की बात है। गोल्डन हैंडशेक का मतलब होता है कि जब आप किसी भी एक कंपनी में जॉब करते हैं या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब में आप काम कर रहे हैं, जब आप रिटायर होते हैं, जब आप रिटायर होते हैं तो आपको वहां पर एक पीएफ मिलता है, प्रॉफिट फंड, और उसका एक बहुत बड़ा अमाउंट आप लोगों को पे किया जाता है, जिसका इंटरेस्ट भी आप लोगों को मिलता है, सब कुछ मिलता है, ठीक है। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं और आप रिटायर हो रहे हैं तो उस मनी को जब देकर के कंपनी आपको विदा करती है, सरकार आपको विदा करती है, उसको हम लोग गोल्डन हैंडशेक बोलते हैं। अ बिग सम ऑफ मनी, एक बहुत बड़ा अमाउंट पैसों का, गिवन टू अ पर्सन व्हेन ही और सी लीव्स अ कंपनी और रिटायर्स। जब एक कंपनी को कोई व्यक्ति छोड़ता है या फिर उसको रिटायर किया जाता है, तो उस व्यक्ति को एक बहुत अच्छे अमाउंट में पैसा मिलता है, ठीक है, उसको बोलते हैं गोल्डन हैंडशेक। आगे चलते हैं, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें डिस्कस करनी है, इसीलिए बहुत ज्यादा लंबी इस क्लास को मैं नहीं खींचूंगा, ठीक है। यहां पर एक और वर्ड लिखा हुआ है, मीन बिजनेस। मीन बिजनेस का मतलब होता है किसी भी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस होना, ठीक है, बहुत गंभीर होना। किसी भी चीज को लेकर के अगर आप गंभीर हैं, जैसे आपने कहा कि सर मुझे इस बार CHSL देना है 2022 वाला और मुझे इस पर पूरा फोकस करना है, तो आपके दिमाग में एक बात सेट होगी, चाहे कुछ भी हो जाए इस बार तो CHSL मुझे हिट करना है, और सिर्फ सिलेक्शन नहीं लेना है, रैंक हासिल करनी है, टॉपर बनना है, तब जाके आपका सिलेक्शन तक जो है रैंक पहुंच पाएगा। जब तक आप सिलेक्शन, तब तक जाके आप लोग सिलेक्शन की तैयारी कर पाओगे, समझ रहे हो। रैंकर बनने की कोशिश किया करो, एक रैंक हासिल करने के लिए लड़ा करो, तब जाके आपको सिलेक्शन तक जो है पहुंच पाते हो आप लोग, ठीक है। उम्मीद हमेशा ज्यादा रखा करो खुद से भी। तो बीइंग वेरी डेडिकेटेड और बीइंग वेरी सीरियस इज कॉल्ड मीन बिजनेस। कभी ये मत सोचना कि बहुत ही तुच्छ बिजनेस की बात हो रही, नहीं, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, एप्पल ऑफ वंस आई, भाई ये होता है दुलारा, ठीक है, आंख का तारा, आगे लिख लो आंख का तारा, इसका मतलब होता है आंख का तारा, बहुत दुलारा, दुलारा भी बोल सकते हैं, प्यारा, दुलारा, ठीक है। हद से ज्यादा प्यार मिलने वाला कोई व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति होता है घर में जिसको सबसे ज्यादा प्यार मिलता है। छोटा सा बच्चा होगा, कोई क्यूट सा या छोटा बच्चा होता है, मेरी तरह जगह घर में सबसे छोटा होता है, उसको बहुत ज्यादा प्यार मिलता है, हद से ज्यादा। लेकिन मुझे जूते बहुत पड़े हैं, ठीक है, हाँ। बीइंग चैरिज्ड मोर देन अदर्स आर, जितना बाकी के लोगों को प्यार मिलता है उससे हद से ज्यादा प्यार आपको मिलता है। ये एक बच्चे की कहानी है। सैम इज अडोर्ड बाय हिज टीचर फॉर हिज चाइल्ड लाइक नेचर, ही इज द एप्पल ऑफ हर आई। ऐसा बहुत रेयरली होता है किसी फीमेल टीचर का आंख का तारा कोई बच्चा बन गया हो, वाह क्या ही जलवे हैं उसके, तो है ना। तो देख पा रहे होंगे ऐसे नसीबों वाले बच्चे भी हैं इस दुनिया में। एक हमारे थे कि हमारे सारे के सारे नसीब में टीचर थे स्कूल में, और ऊपर से सारे के सारे टीचर वो बाल पकड़ के ऐसे खींचने वाले, हद से ज्यादा, मतलब पूरी पिछले जन्म की दुश्मनी ना उन्होंने बच्चों के साथ में निकाली है। जितने भी टीचर्स है, अभी मैं तो चलो तब भी अभी रिसेंटली निकल के आया हूँ स्कूल से, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। जो हमारे पिताजी और जो हमसे सीनियर जो टीचर्स वगैरह हैं और सीनियर भाई बंधु हैं, उनके तो पता नहीं टीचर कैसे हुआ करते होंगे, पता ही नहीं यार, अंदाजा लगाना मुश्किल है। फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर, सेम डिट्टो चीज़ें होती है कि अगर किसी व्यक्ति को सर्दी में गर्मी लग रही है और गर्मी में सर्दी लग रही है, तो आप उसको कहोगे यार आई एम फीलिंग बिट अंडर द वेदर, मैं थोड़ा सा बेकार सा फील कर रहा हूँ, अंडर द वेदर फील कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो बंदा थोड़ा सा बीमार है, फीलिंग स्लाइटली इल। आप ऐसे बोल सकते हैं, थोड़ा बीमार फील करना या फिर बीमार होना लिख लो, इसका मतलब होता है बीमार होना, ठीक है भाई। बात समझ में आ गई आपको, बीमार होने का मतलब क्या होता है। अच्छा आगे लिखा हुआ है, आई मे नॉट बी एबल टू जॉग टुडे एज आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर, मतलब मैं आज जॉगिंग पर नहीं जा सकता क्योंकि मैं अंडर द वेदर फील कर रहा हूं। इसका मतलब वो बीमार है। अगर आपको सर्दी में गर्मी लग रही है, गर्मी में सर्दी लग रही है, इसका मतलब आप बीमार हो, आप स्वस्थ नहीं हो। आगे चलते हैं, आइसिंग ऑन द केक। देखो, एक तो केक अगर आप लेने गए तो वो ऑलरेडी बहुत अच्छी चीज होती है, जिनको पसंद है केक खाना
वो डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स पसंद होते हैं, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति शायद ही हो जिसको केक पसंद ना हो। कुछ लोगों को नहीं भी होता है, सब तरह की दुनिया है, ठीक है। तो केक जब लेने जाते हो तो केक पहले से ही सुंदर सुंदर होते हैं। अब जब आप केक खरीद लेते हो ना, तब वो बोलता है कि सर मैं इसमें थोड़ी सी आइसिंग कर दूं, सर मैं इसमें थोड़ा सा डेकोरेशन कर दूं, तो वो बोलेगा कि कर दो। तो फिर वो उसके और अलग से चार्ज करता है। जैसे अगर पिज़्ज़ा खाने जाते हो तो पिज़्ज़ा ऑलरेडी इतना टेस्टी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ डलवा देते हैं और बहुत सारी चीज़ें। तो आप उसको बोलोगे आइसिंग ऑन द केक, मतलब किसी भी चीज़ को जो अच्छी है ऑलरेडी उसको और अच्छा बनाना। अगर आप लोगों की नौकरी लग गई, नौकरी लगना ही अपने आप में एक अच्छी बात होती है, जॉब मिलना ही एक अच्छी बात होती है, वो भी सेंट्रल जॉब अगर आप लोगों को मिल रही है बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहीं पर जब आपका प्रमोशन हो जाता है तो बाकी के लोग कहते हैं यार मेरी तो नौकरी भी नहीं लग रही है, इसका तो प्रमोशन भी हो गया। तो आप बोलोगे कि यार इसका क्या हो गया, आइसिंग ऑन द केक, सोने पे सुहागा बोल सकते हैं क्या, सोने पे सुहागा। सोने पे सुहागे का मतलब है कि सोना पहले से ही अच्छा होता है, अगर उस पर सुहागा चढ़वा देते हैं ना तो उसकी वैलिडिटी बढ़ जाती है कि इतने दिन तक ये सोना खराब नहीं होगा और चमकदार बना रहेगा। तो उसको बोलते हैं समथिंग दैट टर्न्स गुड इनटू ग्रेट। कोई भी अच्छी चीज है उसको और ग्रेट में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। इंडियाज विक्ट्री ओवर इंग्लैंड ऑन इंडियाज इंडिपेंडेंस डे वाज लाइक आइसिंग ऑन द केक। एक तो इंडिया जो है मैच जीत गई है इंग्लैंड से, तो ये तो पहले से ही खुशी की बात है, और इंडिपेंडेंस डे को अगर जीती है तो और अच्छी बात है, ठीक है, कि भाई जिस दिन हमारी आज़ादी का दिन था उस दिन अगर उन्होंने मैच जीत लिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग, इसका मतलब देखो क्या होता है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति के पास 2 किडनी है तो वो एक बेचने के लिए तैयार है। आजकल ये चस्का लग गया है, ये एक आपका ट्रेंड चल रहा है, कोई बात नहीं मैं एक किडनी बेच दूंगा, एक से जिंदा रह लेते, ये लोगों को पता चल गया और ऐसा हो भी रहा है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास एक ही किडनी होती है वो कभी सुना है कि मैं एक किडनी ये भी बेच दूंगा? क्यों? क्योंकि उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। अब अगर आपको कोई बोले कि मैं आपको 50 अरब रुपए दूंगा, आप अपनी एक किडनी बेच दो और आप जिंदा बने रहोगे, तो एक बार को आप सोचोगे। लोग ऐसे भी होते हैं कि वो उसको भी मना कर देगा, लेकिन फिर भी आप एक बार को सोच लोगे यार 50 अरब जीवन भर बेड पे लेटे लेटे मजे करूंगा, तो एक बार को सोचोगे। लेकिन अगर आपके पास एक ही किडनी हो, अगर आपसे कोई बोले कि मैं 100 अरब रुपए दूंगा, आप अपनी किडनी बेच दो, बेचोगे? भाई क्यों बेचोगे? कितना भी दे दो उस पैसे का करेगा क्या? दैट इज कॉल्ड ऐसी चीज कोई भी ऐसी चीज जिसकी कॉस्ट जो है कितनी है, कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग, मतलब कहने का जिस व्यक्ति के पास एक ही पैर हो और एक ही हाथ हो, उससे कहोगे अपना हाथ और जो है पैर की कीमत बता, तो वो कहेगा भाई इससे ज्यादा तो मेरे पास कुछ नहीं है, दुनिया ले ले पर ये मत ले, क्योंकि मेरे पास एक ही हाथ है, एक ही पैर है, एक ही किडनी है। तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव जब कोई चीज होती है, प्रैक्टिकली जितना समझोगे जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। हिज लेजीनेस मेड हिम मिस हिज फ्लाइट टू चंडीगढ़, द नेक्स्ट टिकट कॉस्ट हिज एन आर्म एंड अ लेग। उसकी जो अगली, जो एक तो फ्लाइट उसने मिस कर दी, जो अगली उसकी टिकट थी वो बहुत महंगी हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं। जंप द बैंड बैगन, इसका मतलब होता है कि कोई भी अगर रियल ट्रेंड जो चल रहा है, रिसेंट में जो ट्रेंड चल रहा है, अगर आप उस ट्रेंड को या उस जो भी ट्रेंड चल रहा है उसको अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जंप द बैंड बैगन। बैंड बैगन मतलब होता है कि टू ज्वाइन अ पॉपुलर एक्टिविटी और ट्रेंड, मतलब जो भी एक्टिविटी अभी फिलहाल में चल रही है। आजकल क्या चल रहा है, कच्चा बादाम चल रहा है, ठीक है। हमारी हर क्लास में एक बार तो कच्चा बादाम चल ही जाता है। तो कच्चा बादाम एक ट्रेंड चल गया है और उस पर सभी लोग डांस कर रहे हैं, तो उस ट्रेंड को आपने भी ज्वाइन कर लिया। यू हैव जम्प्ड द बैंड वैगन, आपने क्या कर लिया, कच्चा बादाम को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। ये इसका जो है एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल आराम से पढ़ लो क्योंकि कम समय में मुझे ज्यादा से ज्यादा चीजें देनी है। अगला है बॉल इज इन योर कोर्ट। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं या अगर आप फुटबॉल खेलते हैं, आधा कोर्ट आपका होता है, आधा कोर्ट सामने वाली टीम का होता है। तो उस सिचुएशन में अगर बॉल जो है घूमते घूमते अगर आपके पास आ गई और इस कोर्ट से अंदर कोई भी व्यक्ति नहीं आ सकता, आप यहां पर हो, तो अब बॉल आपके पास है। अब नेक्स्ट डिसीजन जो होगा वो आपके हाथ में होगा कि मुझे इस बॉल को किस तरफ हिट करना है, किस तरफ किक करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये वाला जो डिसीजन है, नेक्स्ट डिसीजन, वो आपके हाथ में है भाई। अगला डिसीजन आपके हाथ में है कि आप क्या करने वाले हो। बात समझ में आ गई? तो उम्मीद है कि आपको इस तरह की चीजें आराम से याद हो जाएंगी आसानी से, ठीक है भाई। बताओ कितने लोगों को बात समझ में आ गई? बॉल इज इन योर कोर्ट व्हेन इट इज अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन और स्टेप। अगला स्टेप क्या लेने वाले हो ये आपके हाथ में है, अगला निर्णय अपने हाथ में होना। अगला निर्णय अपने हाथ में होना।
कि अगला डिसीजन आप क्या लेने वाले हो, ये आपके हाथ में है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं भैया बॉल इज इन योर कोर्ट। ठीक है भाई, चलो तो अब लगभग खत्म होने वाले हैं, ठीक है। कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ये तो आपको पता ही होगा, ये तो ऑब्वियसली आप लोगों ने कई बार बोला होगा। ए प्लीज डोंट कांट, आई कांट जज, यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर। अगर आपके बारे में कोई कुछ बोल जाता है बिना देखे, जैसे मेरे बारे में भी कुछ लोग बोल गए थे, लेकिन अभी उनको अंदाजा हो गया है कि अनिल जादौन ठीक है आदमी अपने हिसाब से, ठीक है, उसने सही किया। चलो कोई बात नहीं, हमने तो अपने भाई बंधुओं के भरोसे अपनी गाड़ी चला ली, कोई दिक्कत नहीं, सबने भरोसा जताया, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर का मतलब होता है कि बाहरी तौर से कोई भी चीज हो उसको देख करके आप नहीं बता सकते कि ये इसके अंदर क्या है, ये अंदर से कैसा है। बहुत से लोग होते हैं बाहर से अच्छे दिखते हैं, अंदर से बहुत तेज होते हैं, तीखे होते हैं। लेकिन बाहर से जो लोग खराब दिखते हैं, कभी कभी वो अंदर से अच्छे निकल के आते हैं। मेरे साथ जो लोग खड़े रहे, जब मेरा स्टार्टअप शुरू हुआ है, जब मैंने इस चीज़ें स्टार्ट करी हैं, मैंने अपने भाई बंधुओं का सहारा लिया, सभी लोगों ने मेरे पर ट्रस्ट दिखाया, सारे के सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। तो मुझे लगा कि सच में मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, जितनी उम्मीद से ज़्यादा प्यार मिला, आप लोगों ने हद से ज़्यादा प्यार दिया, बहुत खुशी मिली मुझे। तो उस चक्कर में मैं काफ़ी चीज़ों से मतलब जो है छुटकारा पा लिया। मतलब अब तो बस कुछ नहीं, अब थोड़ा सा अच्छा सा लगा, कुछ भी हुआ अच्छा हुआ, बस इतना लगा। लेकिन जिन लोगों से बहुत सारी उम्मीदें थी, उन लोगों ने भी थोड़ा सा साथ नहीं दिया। साथ दिया तो कुछ अपनों ने दिया, ठीक है, जरूरत पड़ने पर डिस्क्लोज करेंगे चीज़ें, अभी चर्चा करते हैं अपनी चीज़ों पर। कांट जज समथिंग प्राइमरली ऑन अपीयरेंस। प्राइमरली मतलब कि प्राथमिक तौर पर आप बाहरी दिखावे से किसी भी चीज़ को जज नहीं कर सकते, है ना। बाहरी दिखावे से आप किसी भी चीज को जज नहीं कर सकते, है ना। इसको बोलते हैं कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर। क्लियर। आगे देखो, इसका एग्जांपल भी लिखा है, द हाउस लुक्ड इंप्रेसिव इन द एडवर्टाइजमेंट। जब एडवर्टाइजमेंट में कोई घर दिखता है तो बहुत ही इंप्रेसिव सा लगता है। स्टिल आई मेड अ ट्रिप, उसके बावजूद भी मैंने एक ट्रिप बनाया टू द हाउस, उस घर तक, टू चेक करने के लिए एवरीथिंग, हर एक चीज को। इट इज वाइज नॉट टू जज, ये बुद्धिमानी होती है, नॉट टू जज अ बुक बाय इट्स कवर, कि एक किताब को उसके ऊपर के कवर से देख करके नहीं बता सकते कि इस किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है। ठीक है मेरे भाई, चलो तो ये भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा भैया। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद अगला है हियर इट ऑन ग्रैपे वाइन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छा सा ईडियम है, इसको समझ लेते हैं। यहां पर देखो इसका मीनिंग भी मैंने लिख रखा है इंग्लिश में, आप लोग अच्छे से रिलेट कर पाओगे। टू हियर रूमर्स अबाउट समथिंग और समवन, किसी भी चीज के बारे में अफवाह सुनना, या फिर लिख लेना झूठी अफवाह सुनना, झूठी अफवाह, ठीक है, झूठी अफवाह सुनना, ये इसका क्या हो जाता है भैया, मीनिंग हो जाता है। बात समझ रहे हो ना मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना। सारी की सारी चीजें यहां पर लिखा हुआ है, आई हर्ड इट ऑन ग्रेपेवाइन, मैंने इसको सुना है लेकिन झूठी अफवाह के तौर पे, दैट ही हैड स्टिप्ड एन ओल्ड मैन आस्किंग फॉर द पेंशन। आगे देखोगे तो ये आराम से सारे के सारे आप लोगों को किसी न किसी मॉक टेस्ट में, किसी किसी प्रीवियस ईयर पेपर में, या कहीं ना कहीं तो आपको ये वर्ड्स दिखाई देंगे, ये फ्रेजेस दिखाई देंगे। भाई ये क्लास इतनी यूजफुल है, आप लोग बस कुछ मत करो, ये छोटी सी क्लास पढ़ लो, आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ अगर आप में से कोई भी इंग्लिश कंप्लीटली पढ़ना चाहता है, ए टू जेड सारी चीजें, ओपन स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, उसमें डेमो क्लासेस भी कुछ फ्री हैं, वहां से देख के भी जो है परचेज कर सकते हैं। ये फीस मात्र अफोर्डेबल प्राइस है, इससे कम प्राइस में आप लोगों को कहीं पर भी बैच नहीं मिलेगा। मेरा जब भी नेक्स्ट बैच, नया बैच आता है, फर्स्ट डे अनाउंस मैं आप लोगों को 299 में भी देता हूं, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, अगर आप लोगों को बैच परचेस करना है, आप कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट मेरे पास कॉल लगेगा। बाकी आप लोगों का ही परिवार है, ओपन स्टडी का साथ आप लोगों को कभी नहीं छोड़ना है, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर आप या आपका कोई भी मित्र, कोई भी यार दोस्त जिसको इंग्लिश में होती है प्रॉब्लम, उसको मेरे पास बुला के लाओ। उसके लिए एक ही ऑप्शन है, जिसके पास पैसा नहीं है और वो अपनी इंग्लिश की वजह से किसी भी CHSL एग्जाम है या CGL एग्जाम में या MTS कोई भी SSC का एग्जाम है या फिर डिफेंस वाला एग्जाम है, और वो इंग्लिश की वजह से उसका रह जाता है और उसके पास पैसे भी ना हो, पैसे हैं अच्छी बात है, पैसे नहीं भी हो तो भी उसको मेरे पास लेके आओ,
मैं उसको पढ़ाऊंगा, मैं उसको सिखाऊंगा। अगली बार जब भी वो एग्जाम देने जाएगा तो वो ये नहीं बोल पाएगा कि मैं इंग्लिश की वजह से रह गया, या इंग्लिश की वजह से मेरा एग्जाम रह गया, 2 नंबर से रह गया, 3 नंबर से, ऐसे नहीं बोल पाएगा, इतनी मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है। हाँ, बाकी आप लोगों को पीडीएफ वीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है, ओपन स्टडी, ये भी टेलीग्राम अपना ही है, ज्वाइन करना चाहो, इंग्लिश बाय अनिल जादौन। हर एक अपडेट, हर एक लिंक, हर एक चीज़ जो है आप लोगों को टेलीग्राम पर ही मिल जा मिल जाती है। ठीक है। तो अगर कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर, आपको कुछ भी इंक्वायरी चाहिए, ठीक है, यहाँ से कर सकते हैं। बाकी वीडियो को सभी लोग लाइक कर देना, जितने भी लोगों ने यहाँ तक लास्ट तक वीडियो देखी है, और अपने दोस्तों को बता देना, इंग्लिश अगर आपकी ख़राब है और आप चाहते हैं मुझे इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी है, अनिल जादौन इज़ द ऑप्शन आपके लिए, एक बहुत ही प्यारा सा ऑप्शन है। ठीक है। मेहनती आप भी होने चाहिए, मैं तो ऑलरेडी हूँ, हर तरह से मेहनत करता हूँ, करूँगा भी। ठीक है। बस आप लोग एक बार भरोसा करके देखो। ओपन स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार एंड टेक केयर, बाय बाय।